मेरा प्लान था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न विषयों को सिलसिलावार ढंग से इस लेक्चर सीरीज में करूं, परंतु कुछ मेरे अपनी बीमारी के चलते मैं अगले 1 महीना तक इससे अलग रहूंगा, कोई टॉपिक नहीं कर पाऊंगा। तो वह सिलसिलावार जो पहले हमने सोचा था कि पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स, फिर लॉ ऑफ पीस, फिर लॉ ऑफ वॉर, फिर न्यूट्रलिटी डिस्कस करेंगे, तो वैसा ना करके एक टॉपिक हम लॉ ऑफ वॉर से वर्चुअली हम आज शुरू करने वाले हैं। वो है लीगलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उसका डिस्कशन हम करेंगे। वास्तव में हुआ ऐसा कि इधर यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है, इस सिलसिले में कई आदमियों से न्यूक्लियर वेपन्स की चर्चा सुन रहे हैं। कई आदमियों ने इस इशू को उठाया है, कहीं न्यूक्लियर वार हो जाए, ये तो तरह तरह की जो बात करते हैं। हमने सोचा कि यह जो है ना एक ऐसा मौका है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमसे अगर सफल हुआ तो हम उसको ये एक्वेंट करें इस बात से कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध में आणविक हथियारों का प्रयोग कहाँ तक वैध है, किस हद तक उसका प्रयोग जायज़ है। तो इसी टॉपिक पर मैंने आज सोचा कि आपको इससे अवगत कराऊं। अगर आपको मेरी बातें इंटरनेशनल लॉ पर जो कुछ हुई हैं वह आपको अगर पसंद आए तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझको इंकरेजमेंट दीजिए आप, ताकि मैं और फर्दर इम्प्रूव करके आपको विभिन्न मुद्दों से अवगत करा सकूं। तो आइए टॉपिक पर आते हुए, लीगलिटी ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन वार। 1945 में 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 औद्योगिक और बड़ी आबादी वाले शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए। और उस समय से लेकर अब तक इस संबंध में समय समय पर विवाद उठता रहा है कि युद्ध में आणविक हथियारों का प्रयोग हो सकता है अथवा नहीं, आणविक हथियारों का प्रयोग वैध है अथवा नहीं। तो स्वाभाविक रूप से यह विवाद इसलिए उठा कि इसके संबंध में पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन तथा बहुत से अन्य देशों के बीच मतांतर है। विद्वानों को भी अगर देखेंगे तो पश्चिमी देशों के विद्वानों और पश्चिमी देशों की सरकारों के नेताओं के द्वारा जो वक्तव्य जारी किए गए हैं, उन वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि वो अन्य देशों के विद्वानों एवं सरकारों के विचारों से मतभेद रखते हैं। 1961 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, मार्च 1961 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में एक विद्वान ग्वेंटर लेवी ने इस बात की चर्चा की थी कि पश्चिमी देश, उसमें विशेष रूप से उसने अमेरिका और ब्रिटेन का नाम लिया, और वहाँ के जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनका ऐसा मत है कि युद्ध में एक्सट्रीम आवश्यकता पड़ने पर आणविक हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि विश्व के अधिकांश लोग, चाहे वो शैक्षणिक लेवल पर हो या सरकारों के लेवल पर, वे युद्ध में आणविक हथियारों के प्रयोग को वैध नहीं मानते। फिर 1985 में के मई महीने में अमेरिका में एक जर्नल निकलता है, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट। उसमें 2 विद्वानों ने, हैरी एच आमन जूनियर, एलियट मेरोविट्स, इन 2 विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध में आणविक हथियारों के प्रयोग की वैधता के संबंध में अपने विचार दिए थे। आमन ने यह विचार दिया था
कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आणविक हथियारों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। दूसरी तरफ दूसरे एलियट मेरोविट्स जो हैं उनका ऐसा मानना है कि जो प्रावधान किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न संधियों द्वारा, उससे यह बात स्पष्ट है कि उस पर प्रतिबंध है। तो इस तरह का मतांतर उन लोगों के बीच पाया जाता है। आज भी वो मतांतर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। 1996 में एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया लीगलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के संबंध में आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। उस एडवाइजरी ओपिनियन में भी लगभग बराबर ये थे जजेस थे जिनका ओपिनियन एक दूसरे के विरुद्ध था। फिर प्रेसिडेंट जो थे आईसीजे के, उनके कास्टिंग वोट से यह ओपिनियन दिया आईसीजे ने, मेजॉरिटी हो गई और उसने ओपिनियन दिया कि द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स is generally inconsistent with the principles of international law। वर्ड को मार्क कीजिए, generally, not always। ये generally important, वो इस बात का संकेतक है कि आज भी वो विवाद खत्म नहीं हुआ है और आज भी वो विवाद किसी न किसी रूप में, चाहे वो मुखर रूप में हो चाहे कम मुखर रूप में हो, चल रहा है। तो इसके जो समर्थक हैं, ये प्रश्न उठता है कि उसके समर्थक किस आधार पर आणविक हथियारों जैसे हथियार को युद्ध में प्रयोग करने को सही मानते हैं, वैध मानते हैं, उनका आर्गुमेंट क्या है। तो उसमें आमन जूनियर, फिर श्वार्ज़ेनबर्गर ने भी एक किताब लिखी, द लीगलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 1958 में। एक छोटी सी किताब थी, बुकलेट आप उसको कह सकते हैं। एक उसने बुकलेट लिखी 1958 में। तो उसमें और आमन ने फिर आमन जूनियर का नाम हमने बताया, इन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के आधार पर, जो नियम का विकास हुआ है उसके आधार पर इन विद्वानों ने यह मत दिया है कि कहीं भी स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि आणविक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाती। आप अन्य किताबों को भी यदि देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा मोड़ा, जैसे सोरेनसन की किताब है या ओपेनहाइम की किताब है, तो इनमें आपको थोड़ी मोड़ी बातें मिल जाएगी। मगर ये जो जिनका नाम हमने लिया है वो स्पेसिफिकली उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आणविक हथियारों की वैधता का परीक्षण किया है। तो 1958 में जो किताब लिखी, द लीगलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और आमन दोनों ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के द्वारा युद्ध के द्वारा आणविक हथियारों पर प्रतिबंध नहीं, युद्ध के दौरान आणविक हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो फिर दूसरा उनका तर्क है कि रिप्राइजल्स, प्रतिशोध के लिए भी आणविक हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिशोध कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में किसी एक राज्य द्वारा वैसे इंजूरियस तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल कार्रवाई जो दूसरे राज्यों के खिलाफ डायरेक्टेड हो, जिन राज्य या राज्यों ने कुछ उसके हित के खिलाफ काम किया हो। तो जो राष्ट्र प्रतिशोध में कदम उठाता है उस कदम को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उचित नहीं माना जाता है, परंतु वह दूसरे पहले के राज्य जिसके खिलाफ वह कदम उठाया गया उसके द्वारा उठाए गए कदम के प्रतिशोध के लिए उसके खिलाफ वो कार्रवाई करता है, ताकि उसको जो हानि पहुंची है उसको इसकी भरपाई की जा सके। तो ये रिप्राइजल्स के आधार पर, इसमें श्वार्ज़ेनबर्गर ने कहा है कि रिप्राइजल्स के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध में आणविक हथियारों का सहारा लिया जा सकता है। रिप्राइजल्स के लिए भी आणविक हथियारों का सहारा लिया जा सकता है। परंतु एक बात आपको यहीं क्लियर कर दें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में
में आणविक हथियारों के प्रयोग की वैधता की जो परीक्षण किया है श्वार्ज़ेनेगर ने अपनी पुस्तक में, उसमें उन्होंने 2 आर्गुमेंट को दिया है, रिप्राइजल्स और की कोई प्रतिबंध नहीं है और रिप्राइजल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु उन्होंने उसका पूरा परीक्षण करके यह बताया है कि आणविक हथियारों का प्रयोग वैध नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो दिया जाता है वह मिलिट्री नेसेसिटी का, कि सैनिक आवश्यकता, कि युद्ध में कभी ऐसा हो सकता है कि युद्ध लंबे अरसे तक चल रहा हो, उसमें युद्ध से लोग परेशान हो और वो चाहते हो कि युद्ध की जल्दी से जल्दी समाप्ति हो जाए, परंतु दूसरा पक्ष उसके लिए तैयार है। यदि पहला पक्ष चाहे तो दूसरे पक्ष के खिलाफ जल्दी से युद्ध खत्म करने के लिए आणविक हथियारों का प्रयोग कर सकता है। यह तर्क जो है, इसमें संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यह तर्क द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ट्रूमैन ने, वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी पब्लिक को एड्रेस किया था और उनको जब संबोधित किया था तो उसने कहा था कि अमेरिका की जनता के कष्टों को दूर करने के लिए, टू एंड द एगोनीज ऑफ द अमेरिकन पीपल, एगोनी को दूर करने के लिए इस कदम को उठाया गया है और यह मिलिट्री नेसेसिटी थी कि इसको जल्द से जल्द वार को ख़त्म किया जाए। इसीलिए हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अटैक किया, अमेरिका ने आणविक हथियारों से अटैक किया और उस समय से लेकर आज तक उसने कभी कहा भी नहीं है कि जो कुछ अमेरिका ने किया है वो गलत है। किसी राष्ट्रपति ने अभी तक नहीं कहा। अब प्रश्न ये उठता है, हमको ये जांचना है, तो हमको यह जांचना है, थोड़ा सा इकड़ पानी पिएगा, हाँ, जब फिर गंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग आणविक हथियारों के प्रयोग, युद्ध में आणविक हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन के पक्ष में जो तर्क देते हैं, समर्थन हम फिर काटना पड़ेगा इस चीज के समर्थन में जो तर्क देते हैं, वो तर्क कहाँ तक सही है, या उनके अलावा भी कुछ बात है जिनके चलते युद्ध में आणविक हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विरुद्ध है, ये हमको देखना है। पहला तर्क जो आमन तथा वो ये श्वार्ज़ेनेगर ने दिया था, उसमें था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विकास, युद्ध संबंधी नियमों के विकास पर यदि ध्यान दिया जाए तो कहीं भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि युद्ध में आणविक हथियारों का प्रयोग वर्जित है। वो कई मल्टीलेटरल ट्रीटीज, बहुपक्षीय संधियां हुई थी जिनमें युद्ध से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया था, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग संधि 1868 की थी, ब्रसेल्स कन्वेंशन 1874, हेग कन्वेंशन 1907 दूसरा हेग कन्वेंशन था ये, जेनेवा कन्वेंशन 1929 और 1949। इन ट्रीटीज में आप पाएंगे कि जो एस्फिक्सिएटिंग गैस में जो दम घुटने वाले गैस हैं, जो हथियार हैं जिनसे कि दम घुटेगा उनके इस्तेमाल से, जो जहाँ पर गिरेगा वहाँ के लोगों का दम घुटेगा, या फिर बायोलॉजिकल वारफेयर जैसे जिससे उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जीवन उनका मुश्किल हो जाएगा, उनके हेल्थ के लिए हैजर्ड हो जाएगा जहाँ पर वार हो रहा है, तो ऐसे हथियारों को वर्जित किया गया था। इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि ने साफ स्पष्ट रूप से इनको वर्जित किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय अभी आणविक हथियारों का आविष्कार नहीं हुआ था, आणविक हथियारों की वैधता के संबंध में उन पर विचार किया नहीं गया था, उनके प्रतिबंध के संबंध में स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा गया था।
बाद में भी कुछ संधियां हुई हैं जिनमें कि उसका उल्लेख नहीं है, परंतु इनके जो प्रावधान हैं उन पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो बिल्कुल इस बात को स्पष्ट समर्थन मिलता है कि यदि इस आधार पर कि ये हथियार खराब हैं, बहुत ही भयावह हैं, भयावह परिणाम वाले हथियार हैं, इनसे जो रिलीज होता है मटेरियल, जो रिलीज होता है उससे वह इंसानी हेल्थ के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, इस सब के लिए वो गलत है, तो कोई वजह नहीं है ये उस कैटेगरी में न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं रखा जाए। जब ऐसे हथियार जब बहुत खराब मान के इन पर प्रतिबंध लगाया गया है तो वैसी कैटेगरी में निश्चित रूप से जो सबसे भयावह परिणाम वाले हथियार हैं, जो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए खराब है, वह हथियार उसी कैटेगरी में आवेंगे। तो यह कहना कि उन हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, आणविक हथियारों पर, यह कहना उचित नहीं है। और ये जो है मेवरोवित्स ने यह तर्क जो है खास तौर से दिया है कि उनको जो तर्क, दो प्रावधान दिए गए हैं इन जो संधियों में, उनको यदि लागू किया जाए, उनको अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो किसी भी सूरत में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आणविक हथियारों के प्रयोग को सही नहीं कहा सकता है। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित संधियों के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यद्यपि उनका नाम नहीं लिया गया है। दूसरी बात है रिप्राइजल्स की। तो रिप्राइजल्स जैसा हमने बताया, रिप्राइजल्स क्या है उसमें तो हमने आपको बता दिया था। रिप्राइजल्स में एक राज्य जो काम करता है, कोई गलत काम करता है, अपना दायित्व तो पूरा नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जरिए जिस दायित्व का निर्धारित किया गया उसको पूरा नहीं करता है, उससे दूसरा राष्ट्र ऑफेंडेड फील करता है। वो फील करता है कि इसको पूरा होना चाहिए ताकि वो, इसलिए कि वो हमारे हित के खिलाफ अगर नहीं करेगा तो हमारे हित के खिलाफ जाएगा। तो उसके खिलाफ जो राष्ट्र चाहता है कि वो अपना दायित्व पूरा करे, वह रिप्राइजल्स के लिए कदम उठा सकता है। परंतु रिप्राइजल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है और उसके संबंध में 1928 का नौलीला केस हुआ था, जर्मनी उसमें था, एक पक्ष था। तो 1928 में नौलीला केस में विवाचन न्यायालय ने यह निर्णय दिया था और उसी निर्णय में जो उसने शर्तें रखी थी रिप्राइजल्स के लिए, उन शर्तों को अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट माना जाता है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं रिप्राइजल्स के, जो उसके नियम हैं, उसको सबसे ज़्यादा बढ़िया ढंग से उस नौलीला केस के जजमेंट में दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो पहला पक्ष, एक राज्य जो गलत काम करता है, अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा नहीं करता है, उसके विरुद्ध जो दूसरा पक्ष कार्रवाई करेगा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विरुद्ध होगा, मगर वो कार्रवाई कर सकता है। यह जो है आर्गुमेंट रिप्राइजल्स के लिए जो दिया गया है वो सही नहीं है। रिप्राइजल्स में एक इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस राज्य के खिलाफ रिप्राइजल्स की कार्रवाई की जा रही है, प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है दूसरे राज्य के द्वारा, उसकी कार्रवाई और पहले राज्य द्वारा की गई कार्रवाई जिसके विरुद्ध रिप्राइजल्स लिया गया के बीच अनुपात होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, दोनों के एक दूसरे का अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने कोई छोटा मोटा काम किया, आप उसको ऐसा आणविक हथियार गिरा दिया आपने तो देश का आधी आबादी ही बर्बाद हो गई। तो इसलिए यह जो आर्गुमेंट है वो टेनेबल नहीं है, वो आर्गुमेंट जो है ना वो स्वीकार्य नहीं है, किया सकता, स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
देखिए उसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, जब ये उसका नियम है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई देश जो है आणविक हथियार का प्रयोग करेगा तभी दूसरा देश आणविक हथियार का प्रयोग करेगा। उससे ज़्यादा हथियार का भले प्रयोग कर ले, मगर प्रयोग करेगा पहले आणविक हथियार के प्रयोग के बाद ही। तो एक बार जब पहले देश ने आणविक हथियार का प्रयोग कर दिया तो बहुत हद तक वो दूसरा देश है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आणविक हथियार का प्रयोग किया जाएगा, वो बहुत हद तक इनकैपेसिटेटेड हो जाएगा। वह बहुत अच्छा क्या कहते हैं क्षमता नहीं रखेगा कि दोबारा उसमें फिर अटैक करे, उसकी क्षमता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। और साथ साथ जब तक वह करेगा नहीं तब तक दूसरा राज्य आणविक हथियार इसका इस्तेमाल करेगा नहीं। तो पहले अगर किसी राज्य ने आणविक हथियार का प्रयोग कर दिया तो दूसरा राज्य उसके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में रहेगा कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। अगर नहीं किया रहेगा पहला राज्य आणविक हथियारों का प्रयोग तो दूसरा राज्य आणविक हथियार का प्रयोग कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है ना, ये रिप्राइजल्स के आधार पर आणविक हथियारों के प्रयोग की बात स्वीकार्य नहीं है। आणविक हथियार के प्रयोग की बात निराधार है। उसके बाद नेक्स्ट जो आधार बताया उसके समर्थकों ने वो था मिलिट्री नेसेसिटी का, कि सैनिक आवश्यकता। तो सैनिक आवश्यकता में कि सेना युद्ध को ख़त्म करने के लिए की आवश्यकता है, युद्ध को ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करके जल्दी ख़त्म कर लिया जाए। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद अमेरिका का है, जिसने कहा था कि युद्ध को जल्दी ख़त्म करने और अमेरिकी जनता के कष्टों को दूर करने के लिए ये हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। ये तर्क बिल्कुल माने हास्यास्पद है या कहिए कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। जिस समय ये हथियार गिराए, जो आणविक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ज़्यादा मजबूत प्रतिद्वंदी जो थे पश्चिमी देशों के एलाइड पावर्स के, जर्मनी और इटली, दोनों सरेंडर कर चुके थे और जापान लगातार पीछे हट रहा था और अपने करीब अपने एरिया में आके सीमित हो गया था। अब कुछ सिर्फ मैटर ऑफ डेज था कि वो उसको हथियार डालना था, उसको सरेंडर करना था। इतना प्रेशर था कि सरेंडर करना था। वास्तव में स्थिति क्या थी उस समय अमेरिका में इस हथियार का आविष्कार हुआ था, अणु बम का आविष्कार हुआ था। और इस आविष्कार के चलते कैसे इसके परिणाम से दुनिया कैसे अवगत हो, अमेरिकी प्रशासन कैसे अवगत हो, अमेरिका के लोग कैसे अवगत हो, इसकी चिंता अमेरिकी सरकार को थी। तो वास्तव में जापान पर जो दोनों बम गिराए गए उसका उद्देश्य उन हथियारों की क्षमता को टेस्ट करना था। जापान के सरेंडर कराना सेकेंडरी था और प्राइमरी पर्पस था उस नए हथियार का। अगर फौरन जापान कर देगा सरेंडर तो उसके बाद इस हथियार के इस्तेमाल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद से देखिए इसमें हमने नेक्स्ट आर्गुमेंट दिया नो ह्यूमन यूज, कि मानवीय आधार पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कि युद्ध में हथियारों के इस्तेमाल का एक महत्वपूर्ण कसौटी है कि वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए जो हद से ज़्यादा अमानवीयता नहीं दिखाएं, और न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल में आपने देखा भी कि अमानवीय और क्रूर व्यवहार के लिए सैनिकों को सजा दी गई। जो जर्मनी और जापान के सैनिक थे उनको सजा दी गई। तो यह इस बात का प्रमाण है कि युद्ध में वैसे ही हथियार इस्तेमाल किया जाए जिसमें जैसे हद से ज़्यादा जन धन की बर्बादी ना हो, हद से ज़्यादा बिना मतलब के बिना आवश्यकता के जन धन की बर्बादी नहीं हो। मगर यहाँ जो है ना
जो हथियार गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर, या जो इस्तेमाल किया जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा कि इमीडिएट लगभग 2 लाख लोग दोनों शहरों के इमीडिएट उनका डेथ हो गया। जो बाद में उनकी बीमारी हुई, जो डेथ उनका होते रहता वो तो अलग है, इमीडिएट डेथ 2 लाख लोगों का लगभग हो गया। तो 2 लाख लोगों की मौत हो गई। और वो कौन हथियार थे? 1945 में जिनका आविष्कार किया गया था, अर्ली एटम बम्स कह सकते हैं। आज कंडीशन ये है कि उनसे न जाने कितना अधिक पावरफुल बम्स बन गए हैं, और उन बमों के बनने के बाद उनकी ओवरकिल कैपेसिटी, उनको हद से ज़्यादा मारक क्षमता उनकी है। यदि उनका इस्तेमाल हुआ जाए, वो कर दिया जाए अगर पूरी दुनिया में इस्तेमाल, तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो पूरी मानव जाति को खत्म करने के लायक अब हथियार है। और वैसी स्थिति में युद्ध में आणविक हथियारों की वैधता की बात सोचना भी गलत है। जो जिस वक्त ये इस्तेमाल अगर हो जाएंगे तो उससे एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो जाएगा, उसमें तरह तरह के बीमारियों का ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, क्या संभावना बढ़ जाएगी। पानी जो पीते हैं वह विषाक्त हो जाएगा। इसीलिए जापान में इसका असर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इसका असर बहुत दिनों बाद तक दिखाई देता रहा। तो ऐसे हथियार यदि किसी तरह से इस्तेमाल किए जाए तो मानवीय दृष्टिकोण से गलत है। अब लास्ट जो आर्गुमेंट है, कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स, वे जो डायरेक्टली युद्ध में भाग ले रहे हैं और वे जो युद्ध में डायरेक्टली भाग नहीं ले रहे हैं। तो जो भाग ले रहे हैं उनको कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है, और जो भाग नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली उनको नॉन कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है। तो युद्ध का एक इम्पोर्टेंट नियम है कि वैसे ही हथियारों का युद्ध, उसी युद्ध का संचालन वैसे ही होगा, वैसे ही हथियारों का प्रयोग होगा जिनके प्रयोग से दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन बना रहे, दोनों के बीच का अंतर बरकरार रहे। ये जो आणविक हथियार हैं, इनके जो ओवरकिल कैपेसिटी है, अभी जो अमेरिका चाहे रूस वगैरह जो अन्य देशों के द्वारा जो आणविक हथियार आविष्कृत किए गए हैं, तो एटम बम के साथ साथ उसके बाद से हाइड्रोजन बम, 50 मेगाटन बम, न्यूट्रॉन बम इत्यादि बम है। इनकी कैपेसिटी ऐसी है कि यदि गलती से जजमेंट के नेताओं की जजमेंट की गलती से या जानबूझकर या बाई चांस इसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे पूरी मानव जाति के सामने विपत्ति खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सोचना कि इन हथियारों के इस्तेमाल के बाद भी कॉम्बेटेंट्स और नॉन कॉम्बेटेंट्स के बीच का अंतर बरकरार रहेगा, ये कोरी कल्पना है। ये बिल्कुल थोथी दलील है। ये बहुत लोग कहते हैं कि टैक्टिकल यूज उसका किया जाता है, उससे डिफरेंस बरकरार रहेगा, मगर जिन हथियारों की क्षमता इतनी है उन हथियारों के टैक्टिकल यूज को भी परमिट नहीं किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो हमने तर्क बताया, इन तर्कों पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कभी भी आणविक हथियारों को वैध ठहराया नहीं जा सकता। इसीलिए आणविक हथियारों के भयावह परिणाम को देखते हुए, आणविक हथियारों के भयावह परिणामों को, विभीषिका को देखते हुए, उनसे हुए युद्ध की विभीषिका का अंदाजा लगाते हुए राष्ट्रों ने आणविक हथियारों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, फिर 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कहिए या नॉन प्रोलिफरेशन भी सिर्फ कहते हैं ट्रीटी। फिर उसके बाद से जो है ना जेनेवा कन्वेंशन एक हुआ था WHO का, उसमें भी एटमॉस्फेरिक टेस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर 1996 में हमने बताया कि भले ही लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड था, परंतु उसने ये बात स्वीकार किया कि आमतौर पर उसको हम इनकन्सिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानते। ICJ ने कहा कि आणविक हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय विधि के
सिद्धांतों एवं नियमों से सामान्य तौर पर मेल नहीं खाता, उनका उल्लंघन है। इसीलिए कुछ विद्वान जो हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जिसमें स्टॉवेल का नाम है, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आणविक हथियारों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है और यह किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा के नियमों के अनुसार के अनुकूल नहीं ठहराया जा सकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार आणविक हथियारों का युद्ध में प्रयोग वर्जित है और इसको कभी भी अलाउ नहीं किया जा सकता।